इंडिया का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय रेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में देश भर में पुनर्विकसित किए गए 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। देशवासियों का रेलवे सफर होगा और आसान। ये स्टेशन है मुनीराबाद, बागलकोट, गदग, गोकक रोड और धारवाड़। भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित इन 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ये सभी स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इन स्टेशनों में भारतीय संस्कृति, विरासत और यात्री सुविधाओं का समावेश किया गया है। पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में आधुनिक अवसंरचना को सांस्कृतिक विरासत वाली यात्री केंद्रित सुविधाओं के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर जिले के देशनोक में प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। ये मंदिर दुनिया भर में अपनी एक अनूठी वजह से मशहूर है। यहाँ करीब 25,000 चूहे रहते हैं। अपने दौरे से पहले पीएम ने एक्स पर लिखा, राजस्थान के बीकानेर में अब तक रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है। पीएम ने लिखा, राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनमें जहां आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी। पीएम के दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के देशनोक अमृत स्टेशन पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने कहा कि अगले 8 महीने में देश भर में 100 और अमृत स्टेशन तैयार किए जाएंगे। वहीं 2027 तक 500 स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। गुजरात के जामनगर का हापा रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित किया गया है। हापा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के निवासियों और व्यवसायियों के लिए एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क के रूप में कार्य करता है। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में वडोदरा डिवीजन के 5 स्टेशन शामिल हैं। वडोदरा डिवीजन के डीआरएम राजू भड़के ने बताया कि स्टेशनों के नवीनीकरण से यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, जिसमें यात्रियों को नया वेटिंग रूम, नया प्लेटफॉर्म और डबल ट्रैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन की सूरत भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह बदल गई है। इसमें यात्रियों के लिए आरामदायक बोर्डिंग तथा दिव्यांगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए अत्याधुनिक शौचालय शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रयागराज जिले के करचना रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया गया है। विकसित करचना रेलवे स्टेशन यात्रियों को आधुनिकता और विकास का नया अनुभव प्रदान करेगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, यह स्टेशन न केवल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगरा जनपद में स्थित ईदगाह रेलवे जंक्शन को भी पुनर्विकसित किया गया है। इस रेलवे स्टेशन से 21 स्पेयर ट्रेन और 12 नई ट्रेनों का ठहराव होगा। आगरा रेल मंडल के डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि ईदगाह रेलवे स्टेशन को टुंडला से बयाना बांदीकुई लाइन का मुख्य स्टेशन बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का मुख्य स्टेशन डेवलप करने में मदद मिलेगी। बरेली सिटी रेलवे स्टेशन 10.97 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसमें बेहतर प्रतीक्षा कक्ष, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर लिफ्ट, एटीवीएम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि इसका डिजाइन भी बेहद आकर्षक है।
स्टेशन को जंगल बुक के भेड़िया बालक मोगली और जिले के ऐतिहासिक स्मारकों की थीम पर सजाया गया है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए हाईटेक सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के धुले रेलवे स्टेशन का भी पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया है। केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्राप्त 9 करोड़ 49 लाख रुपए दिए गए हैं। पाकिस्तान पर आज से भारत का जोरदार कूटनीतिक प्रहार शुरू हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा अपने डेलीगेशन के साथ जापान पहुंच गए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मंच पर आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करना है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज के साथ बैठक की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि जापान में भारत के राजदूत से उनकी पूरी टीम की बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जापान का दृष्टिकोण क्या है। जापान के बाद ये प्रतिनिधिमंडल 24 मई को दक्षिण कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया का दौरा करेगा। श्रीकांत शिंदे का समूह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंच गया है। श्रीकांत शिंदे का समूह संयुक्त अरब अमीरात में सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प की बात रखने के बाद कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया का दौरा करेगा। यात्रा के उद्देश्य के बारे में शिंदे ने कहा कि देश की आवाज को विभिन्न देशों के सामने रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखना हम सभी का दायित्व है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एसएस अहलूवालिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक सही संदेश पहुंचाना है। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर वहां की सरकारों, मीडिया और आम लोगों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति के बारे में बताएंगे। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां हम भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कल सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस कानून से सरकार बहुत पुरानी समस्या को खत्म कर रही है, जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का भी हक नहीं हो सकता, फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को उसे वापस लेने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट आज नीट पीजी परीक्षा में सामान्यीकरण प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में परीक्षा के 2 शिफ्टों में आयोजित होने के कारण संभावित असमानता और पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। मोहम्मद जुबैर द्वारा यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर को चुनौती देने पर आज फैसला आएगा। यति नरसिंहानंद गिरी की वीडियो पोस्ट करने पर जुबैर पर माहौल भड़काने की एफआईआर दर्ज की गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में अपने समकक्ष लॉर्ड्स लोके से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि आतंकवाद से निपटने में डेनमार्क की मजबूत एकजुटता और समर्थन वाकई सराहनीय रहा है। कोपेनहेगन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात को बहुत सकारात्मक बताया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति गोवा के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वो संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित SCO फोरम की बैठक का आज समापन होगा। कल SCO के राष्ट्रीय समन्वयक मयंक सिंह ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग और सुधारित बहुपक्षवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज राज्य स्वागतम ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान नागरिकों की शिकायतों से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार एक सैन्यकर्मी घायल हो गया है। यह मुठभेड़ चटरू इलाके के सिंहपुरा में हो रही है। सुरक्षा बलों को नक्सल आतंक के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 27 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को राज्य में एशियाई शेरों की 16वीं गणना के आंकड़े जारी किए। गणना के मुताबिक शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, जबकि साल 2020 में यह संख्या 674 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लॉयन के तहत किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा, ये प्रयास गुजरात में शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें अनुकूल वातावरण भी प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार रात मौसम अचानक बदल गया। दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद देर शाम को अचानक तेज हवा के साथ ओले गिरे। रात करीब 8 बजे से शुरू हुई यह आंधी इतनी तेज थी कि लोगों को सड़कों पर अपनी गाड़ियां रोकना पड़ी। तेज आंधी और वर्षा से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को सूचित किया कि खराब मौसम के चलते कई उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। अचानक आई तेज आंधी के कारण दिल्ली मेट्रो की सेवाओं पर भी असर पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट जो श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, फ्लाइट के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से उड़ान प्रभावित हो गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई के भिवांडी, ठाणे, अंबरनाथ, कल्याण, शाहपुर में भी तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिरी। असम में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है। वहीं उत्तराखंड में कल शाम से देर रात तक कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी पड़े। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। प्रदेश में आज कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज आंधी के बाद आई बारिश के चलते शहर में कई जगह पेड़ और खंभे गिर गए। आंधी की वजह से शहर की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई, साथ ही शहर के ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। और बुलेटिन में फिलहाल हम भी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शिष्टाचार भेंट की। ये बैठक राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश, संवर्धन और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित रही, जिसमें प्रदेश को देश विदेश के निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाने के विषय में किया गया गहन विचार विमर्श। सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक मार्केट में बढ़ते फ्रॉड को लेकर सेबी ने निवेशकों को किया सतर्क, कहा केवल पंजीकृत इकाइयों या ऐप के जरिए ही करें ट्रेडिंग। सेबी ने कहा सोशल मीडिया के बढ़ने से जानकारी शेयर करने और जुड़ने का तरीका बदला। कुछ संस्थाएं सोशल मीडिया का इस्तेमाल भोले भाले निवेशकों को लुभाने और धोखा देने के लिए कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार और शुद्ध परोक्ष कर संग्रह में तेज बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान बार्कलेज की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। घरेलू एयरलाइन इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का मुनाफा वित्त वर्ष 2025 में घटा। वित्त वर्ष 2020-25 में 11.9
1.9% कम होकर ये 7,258.4 करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2024 में 8,172.5 करोड़ रुपए था। सोने की कीमतों में एक बार फिर देखी गई तेजी। बुधवार को 24 कैरेट के सोने के दाम में 1,500 रुपए से अधिक की वृद्धि दर्ज। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा बुधवार को जारी की गई ताजा कीमतों के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 1,502 रुपए बढ़कर 95,309 रुपए हो गया है, जो कि पहले 93,807 रुपए पर था। डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी का दौर जारी। सोलार इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स समेत कई डिफेंस शेयरों में बड़ी रैली देखी गई। बीएल का शेयर 5.26% की तेजी के साथ 382.26 रुपए पर पहुंचा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन मीटिंग की अध्यक्षता की। भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ पीएम ई ड्राइव योजना देश भर में लगभग 72,000 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए जाएंगे। पिछले 6 महीनों में नए मॉडल लॉन्च होने से भारत में ईवी पेनिट्रेशन में सुधार। HSBC की एक रिपोर्ट में दावा। नए मॉडल लॉन्च और सरकारी प्रोत्साहन से निकट भविष्य में हाइब्रिड पेनिट्रेशन को प्रोत्साहन। भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के यूजर बेस में हाल के वर्षों में 3 गुना वृद्धि दर्ज। जेम में 1.64 लाख से अधिक प्राथमिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विक्रेता शामिल। प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक प्रोडक्ट कैटेगरी और 330 से अधिक प्रदान करता है सेवाएं। ईपीएफओ ने मार्च 2025 के लिए प्रोविजनल पैरोल डाटा किया जारी। ईपीएफओ में 14.58 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि बीते साल की समान अवधि के मुकाबले 1.5% रहा अधिक। ईपीएफओ में मार्च 2025 में लगभग 7.54 लाख नए ग्राहक पंजीकृत। फरवरी 2025 की तुलना में 2.03% की वृद्धि दर्ज। मार्च 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 0.98% की वार्षिक वृद्धि। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारत के ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर में 7 से 9% की राजस्व वृद्धि की संभावना। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लगातार बढ़ती मांग मुख्य वजह। अमेरिकी टैरिफ के बीच दुनिया भर में व्यापार की अनिश्चितता के बावजूद भारत मजबूत स्थिति में। इसका मुख्य कारण भारत का बहुत बड़ा घरेलू मार्केट और निर्यात किए जाने वाले सामानों पर कम निर्भरता है। मूडीज ने रिपोर्ट में किया जिक्र। एप्पल आईफोन के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन की चीन के बाहर सप्लाई चेन स्थापित करने की इच्छा। ताइवान की दिग्गज टेक्नोलॉजी भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $1.5 बिलियन का कर रही अतिरिक्त निवेश। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 7,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया। प्रोसेसिंग सेक्टर में उल्लेखनीय निवेश के कारण 2.5 लाख से अधिक नई नौकरियों का सृजन। अब तक मंत्रालय ने लगभग 1600 परियोजनाओं को फंड उपलब्ध करवाया, जिससे 41 लाख टन फूड प्रोसेसिंग क्षमता का हुआ सृजन। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने बुधवार को भारत के विकास दर अनुमान को अपग्रेड कर वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.2% और वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.5% कर दिया है। वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि बाहरी अनिश्चितता के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कारण देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, साथ ही तेजी बरकरार रहने की जताई उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा श्वेत नरसंहार और भूमि अधिग्रहण के विस्फोटक झूठे दावों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में जोरदार बहस हुई। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों की हत्या का मुद्दा उठाया और उनके देश पर इस मामले को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाया।
ट्रंप ने एक वीडियो चलवाया जिसमें किसानों को मार डालो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ समाचार लेख दिखाकर यह दावा किया कि श्वेत किसानों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग को सवालों के जवाब देने और अपने कार्यों के बारे में दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए आवश्यक न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दे। भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वियतनाम के निन्ह बिन्ह प्रांत के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बाई दिन्ह पैगोडा में स्थापित किया गया। स्थानीय नेताओं समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अवशेषों का स्वागत किया। भारत और वियतनाम से आए भिक्षुओं ने पारंपरिक प्रार्थनाएं की। अवशेष वियतनाम के हानाम प्रांत के तमचुक पैगोडा से निन्ह बिन्ह के बौद्ध मंदिर में पहुंचे। इससे पहले हजारों लोगों ने तमचुक पैगोडा में अवशेषों की प्रदर्शनी में दर्शन किए थे। बलूचिस्तान में एक स्कूल बस पर हुए हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 से अधिक लोग घायल हो गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगाती ने स्कूल बस पर हमले की निंदा की। बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौतों पर अप्रत्यक्ष बातचीत के अगले दौर से पहले उनका देश विचार विमर्श कर रहा है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अफ्रीका के साथ सहयोग के लिए 10 साझेदार कार्रवाइयों के प्रासंगिक उपायों के कार्यान्वयन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, जिससे चीन अफ्रीका सहयोग में जबरदस्त प्रेरणा मिली है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी समझौते की समीक्षा की और उसे अपनाया। एआई पर ब्रिक्स उच्च स्तरीय फोरम ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में आयोजित हुआ। एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों और वैश्विक दक्षिण में सतत विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचारों का गहन आदान प्रदान और चर्चाएं की गई। नेपाल में संसदीय उप समिति से पारित स्कूल शिक्षा विधेयक पर नेपाल शिक्षक संघ ने जताई चिंता। विधेयक के विरोध में किया गया जोरदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के 41 सांसदों के एक समूह ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से एक निश्चित समय सीमा के साथ चुनावी रोडमैप की घोषणा करने का किया आग्रह। सांसदों ने इसे लेकर यूनुस को लिखा पत्र। बांग्लादेश में सड़कों पर डकैती की घटनाओं में लगातार वृद्धि के बीच ढाका तंगैल जमुना ब्रिज हाईवे पर एक और घटना आई सामने। लुटेरों के एक समूह ने यात्री बस को हाईजैक कर यात्रियों से सारा सामान लूटा। महिला यात्रियों के साथ की गई छेड़छाड़। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहर विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और कथित तौर पर गोलीबारी किए जाने से एक व्यक्ति की हुई मौत, कई अन्य लोग घायल। सिंध के नौशहरा फिरोज जिले के मोरो शहर में प्रस्तावित नहर निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी। मोटरवे बाईपास सड़क को अवरुद्ध करने से तनावपूर्ण हुए हालात। आईपीएल मैच में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। मैच शाम में गुजरात में अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हरियाणा की एक और उभरती प्रतिभा कनक ने जर्मनी के सोहल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। कनक ने 24 शॉट वाली 8 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 239.0 अंक हासिल किए। उन्होंने मोल्दोवा की अन्ना डुल्स को 1.7 अंकों के अंतर से हराया। अन्ना डुल्स 2 बार की ओलंपियन और मौजूदा यूरोपीय चैंपियन हैं। भारत के एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत समेत पुरुष खिलाड़ियों ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। प्रणय ने जापान के 5वीं वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोतो को 19-21, 21-17, 21-16 से हराया। अब उनका सामना जापान के यूशी तनाका से होगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में हारकर बाहर हो गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दाएं अंगूठे की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।
जोफ्रा आर्चर की जगह वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए लंकाशायर के 29 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को टीम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रमेथ रामबुक्वेला को बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने उनके राजनेता पिता से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। क्रिकेटर रमेथ रामबुक्वेला को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग ने बुधवार सुबह अपने समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था। आयोग के समक्ष बयान दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।